एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सीखना होगा। देखिए, जैसे आप लोग को पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस टॉपिक में सबसे पहला चीज जो आपके पास मिलते हैं ये है आपका एटम। एटम को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अब ये परमाणु के बारे में अगर बताया जाता है आपके पास तो बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि एटम जो हमारे पास होते हैं ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि सबसे छोटा कण होता है। यानी कि अगर हम एटम की बात करें तो ये नंगे आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता है। यहां पर देख सकते हैं आपका एटम अवेलेबल है, यहां पे भी एटम है, सब जगह एटम्स हैं। लेकिन यहां पर जो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब यहां पर कहा जाता है क्या चीज कि एटम को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो एटम को एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि A4 एटम होता है और A4 अलोन होता है। यानी कि A4 एटम बोले तो परमाणु और A4 अलोन मतलब अकेला। अब यहां पर जरा सा समझिएगा कि ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट होते हैं, वैसा एलिमेंट होता है जो अकेला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कि विच एलिमेंट वैसा तत्व जो अकेला होता है उस तत्व को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे चलते हैं डाल्टन के अनुसार तो डाल्टन साहब ने बताया था, डाल्टन से पहले महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक महर्षि ने बताया था कि एटम जो हमारे पास है ये बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है, इसको हम नंगे आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। यानी कि सर्वप्रथम परमाणु शब्द का उपयोग करने वाला जो वैज्ञानिक थे या ऋषि मुनि थे जिसका नाम था महर्षि कणाद, वो इंडिया के ही रहने वाले थे। अब कहा जाता है कि उस वैज्ञानिक ने या उस ऋषि ने यह भी बात बताया था कि ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं तथा ब्रह्मांड हमारा परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि ब्रह्मांड की सभी वस्तु और ब्रह्मांड में आपके पास पृथ्वी आ जाते हैं, सूर्य आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाते हैं, हवा आ जाता है, पानी आ जाता है। जितने भी आपके पास ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ हैं, जितने भी 5 तत्व होते हैं, ये सभी 5 तत्व आपका क्या चीज से मिलकर के बना होता है? परमाणु से। यानी कि इस बात को महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही बता दिया था। उसके बाद जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया था परमाणु को कि वैसा हमारे पास सब्सटेंस होता है जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है। जैसे देख लो, इस रूम में आपका डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कीजिएगा आपको डस्ट पार्टिकल दिखना शुरू हो जाएगा। तो एटम को देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर आपको एटम्स देखना है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्या कीजिएगा, रात में या दिन में कभी भी अंधेरा जो रूम होता है उसमें आप फ्लैश लाइट जला करके देखिएगा, वहां पे कुछ कोलाइट्स आपको नजर आएंगे, डस्ट नजर आएगा। समझ गए? टॉर्च से लगता है कि वो निकलते रहता है ऐसे। समझ गए? तो इसका मतलब है कि उससे भी छोटा जो उसमें एक पार्टिकल आपका है, डस्ट पार्टिकल जो है, उसमें एक पार्टिकल से भी छोटा आपका कौन होता है? एटम्स होते हैं।
जब इतना छोटा पार्टिकल था तो ये जॉन डाल्टन बोला कि भैया इतना छोटा पार्टिकल है, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ ही नहीं सकते। अब मान लिया जाए कि धूरी का एक कण आपको दे दें और बोले कि बेटा इसको तोड़ो, तोड़ पाओगे? नहीं, डायरेक्ट कहोगे कि भैया नहीं टूटेगा ये, समझ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका सिद्धांत गलत साबित होने लगा जॉन डाल्टन महोदय का, क्योंकि आगे चलकर के एटम को 3 रूप में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी महर्षि कनाद ने इस बात को बताया कि दुनिया है जो हमारा क्या चीज से बना है, परमाणु से, और ब्रह्मांड जो बना है वो भी आपका क्या चीज से, परमाणु से। वही बात को धर करके जॉन डाल्टन ने बोल दिया कि स्मॉलेस्ट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर, यानी प्रकृति में आपका जो एटम्स होते हैं बहुत ही छोटा कण होता है, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये बात गलत साबित कर दिया जाता है लास्ट में, क्योंकि भैया एटम्स के अंदर तो हमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल नजर आने लगता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, और कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब यहाँ पर आता है कि हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखिए, सभी एलिमेंट को तो आप इलेक्ट्रोस्कोप से देखते नहीं चलोगे, तो अब केमिस्ट्री में इसको क्या कर दिया गया, सिंपल लॉजिक के साथ बच्चों लोग को समझाना शुरू किया गया कि भैया देखो, एटम जो होता है, एटम को हम ए से डिनोट करते हैं, और यही एटम जो ए हमारे पास है, एटम को हम ए से डिनोट करने के बाद ए फॉर एटम बोल देते हैं और ए फॉर अलोन बोल देते हैं। यानी एटम को परमाणु कहा जाता है, अलोन मतलब अकेला होता है, और विच एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो अकेला होता है उसी को हम एटम कहेंगे। यानी कहने का मतलब, अगर आप रोड पर जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो बेचारा भीड़ से एकदम अलग हो, समझ गए, कोई लड़का या लड़की एकदम अकेले जा रही है, तो उसको आप एटम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि लड़की 2 गो साथे जा रही है, तो उसको आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का पदार्थ 2 गो है, समझ गए। अगर मान लीजिए कि एगो लड़का एगो लड़की कहीं रोड पर जा रही है, तो उसको हम कपल बोलते हैं, यानी कंपाउंड बोलते हैं। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं उसको कपल कहा जाता है, यानी कंपाउंड कहा जाता है। अगर एक ही प्रकार के, मान लो कि लड़की 2 गो है, दोनों जा रही है, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगी। 2 गो लड़का है, दोनों रोड पर घूमने के लिए निकला है, ये मॉलिक्यूल कहला जाएगा। लेकिन अकेले कोई लड़की है बेचारी एकदम चुपचाप जा रही है, जैसे उसको लग रहा है कि सास ससुर मर गया, रोते बिलखते जा रही है, तो उस प्रकार से उसको हम क्या कहेंगे, अकेला। अकेला को क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहां पर अलोन एलिमेंट का एग्जाम्पल लिया गया भैया इसे, कि हमारे पास H हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितना है, 1, यानी इसको बोल दिया गया कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है। लेकिन अब कह दे H2, तो H2 को हम हाइड्रोजन एटम कहेंगे नहीं, एक ही प्रकार के 2 एलिमेंट अवेलेबल हैं, अकेला एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर मान लिया जाए H और Cl है, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो ये बन जाता है आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का क्या चीज होता है, ये कंपाउंड होता है। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक। ये सब बहुत पहले बेसिक में पढ़ा चुके हैं मोल कंसेप्ट का। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन अणु, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु, कोई दिक्कत। अब देखिए, टोटल अभी तक के बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना एलिमेंट है, 108।
यानी जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होते हैं 118, 1 से लेकर के 118 तक, यानी कि हाइड्रोजन का एक इसका संख्या H के रूप में है यहाँ पर। इसी प्रकार से हीलियम 2 होते हैं, He के रूप में दिया होता है। लिथियम 3 होते हैं, Li डॉट 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 यहाँ तक आइएगा, परमाणु संख्या 118, अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम लिखने के लिए बताए थे ना। अब बताइए, UO भी एक प्रकार का एटम है और हाइड्रोजन भी एक प्रकार का एटम है, यानी कि ये सभी जितने अकेला पदार्थ है, अकेला एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे? एटम बोल देंगे। यानी कि ये 118 हमारे पास क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या 118 होते हैं, 118 होते हैं, जो कि 118 सभी क्या हैं? एटम्स। बोलिए, भी एटम की अगर हम बात करते हैं तो उस एटम में 3 चीज उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जरा सा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का महत्व क्या है, जरा सा समझ लीजिए। ये सब जितना है सब पढ़ा चुके हैं पहले, सिर्फ बेसिक के रूप में रिकॉल कर दे रहे हैं पीछे से कि आप लोग को मेमोराइज हो जाए। देख लीजिए, यहां पर मान लिया जाए कोई एटम आपके पास होता है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, और क्या चीज होता है? न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जरा सा देख लेंगे। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए सीख जाओ। अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है बाबू Na+, तो इसको हम पहले क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। अब सोडियम कैसा आयन? पॉजिटिव आयन, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या चीज? सोडियम पॉजिटिव आयन। अब इस सोडियम पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, समझ गए? तो अगर इसमें आपको पूछ दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम पॉजिटिव आयन, यानी कि सोडियम पॉजिटिव धनात्मक आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए Na+ है ना, तो Na+ की अगर बात कर रहा है तो जितना यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो जब तक अगर चार्ज नहीं दिया हुआ रहे, यानी कि न्यूट्रल एटम हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान 11 के बराबर होगा। समझ गए? अगर न्यूट्रल एटम हमारे पास मान लो कि सोडियम है, इसमें कह दे आपसे कि भैया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन अगर Na+ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जितना एटॉमिक नंबर इसके पास होगा उसमें आपको -1 कर देना होगा। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या माइनस, जितना अगर प्लस दिया हुआ रहे तो इसमें माइनस करेंगे, अगर माइनस दिया हुआ रहता तो प्लस करते, उल्टा कंसेप्ट चलता है। अब देखिए Na+ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। मान लिया जाए कि इसमें आपको पूछ दे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Na+, एक बार फिर ही सब मिलेगा जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें पूरा फॉर्मूला लिख के बताएंगे। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन P पॉजिटिव इन N+, यानी कि Na+ में
सोडियम पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। उस पर किसी का चार्ज, कोई भी चार्ज, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रोटॉन की संख्या हमेशा कितना के बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। कोई दिक्कत? अगर आपसे कह दे यहां पर इस तरीका से कि Cl माइनस को हम किस नाम से पहले जानेंगे? तो क्लोरीन निगेटिव आयन। पहले सब बोलने के लिए सीख जाओ। Na पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? सोडियम पॉजिटिव आयन। Cl निगेटिव को क्या बोलेंगे? क्लोरीन निगेटिव आयन। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन निगेटिव आयन। तो देखिए, क्लोरीन निगेटिव आयन कहाँ है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। आपको पता है कि माइनस रहता है तब प्लस, अब प्लस रहता है तब माइनस। इसमें बाबू क्या कर देंगे इसको? प्लस। तो 17 प्लस 1 आपका कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यही आपको कह दे यहाँ पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन क्लोरीन निगेटिव आयन, तो बताइए यहाँ पर प्रोटीन की संख्या कितना हो जाएगा? 17 प्रोटॉन की संख्या हो जाएंगे। क्योंकि प्रोटॉन का जो एटॉमिक नंबर के बराबर हमेशा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रोटॉन कभी बदलता नहीं। इलेक्ट्रॉन चार्ज के अनुसार बदल सकता है लेकिन प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है। देखिए, बात वाला है, मान लो कि एगो लड़का था, समझ गया। अब लड़का है, इसका इलेक्ट्रॉन है जो मलकिनी है, समझ गया। अब प्रोटॉन है जो पापा है। बेचारा पापा आपका बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो, आप प्लस में रहिए, खुश रहिए तो भी ठीक, अगर आप उदास हैं तो भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी जीएफ है या आपकी वाइफ है तो तुरंत क्या हो जाती है? बदल जाती है, समझ गए। इसका मतलब है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि जब एटम पर प्लस आयन होगा तो कहेगा इसको टेंशन बढ़ गया है, तो कहेगा हम घसकते हैं। हम क्या होते हैं? घसकते हैं। कि घसकना शुरू कर देगी तो टेंशन हम न लेंगे। और जैसे ही इसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो कहेगी ओ माय गॉड, आई आप ही तो हमारा हस्बैंड जी हैं, ठीक ना। आधार के लूट लेगी सब, समझ गए। यानी कि जब माइनस रहेगा तब प्लस करेगी, अब प्लस रहेगा तो माइनस करेगी। चलिए दोनों लिखिए फटाक से। अब प्रोटॉन की संख्या 1700। अच्छा, इस 17 तुम कैसे सोचा? हंसो मत, सिखाने दो। इस पे प्लस माइनस नहीं है तो ये 8 था तो तुम 17 कैसे लाया? इसका एटॉमिक वेट भी तुम कहता था 16 होता है। नीचे वाला ई वाला देखा है? ओ माय गॉड, तुम नीचे वाला इतना क्यों देखता है? ऊपरे वाला भी देखो। चलिए देखिए, बैठ जाओ। चलो पीछे से आओ। कौन है जी? चलिए भगत जी के बेटा खड़ी हो। चलो बताओ, हाइड्रोजन प्लस चार्ज रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? अब हम लिख दिए तो बोल। अरे इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा। बैठ। उदित नारायण, चलिए ऑक्सीजन का बताइए। 8। और ई प्रोटॉन 18 होगा। 8। बैठ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ कुछ सीख गए। चलिए अब जरा सा